हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपने नो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द यूटिलिटी, द पर्पस, द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ यू स्टडिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड कितना इंपॉर्टेंट है उनको स्टडी करना इन सारी चीज़ों के बारे में। आज जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ऐसी रेवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जिन्होंने 1920s में पुणे के स्ट्रीट्स में टू व्हीलर राइड करना स्टार्ट कर दिया था। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि विमेन को जो है इक्वल राइट्स नहीं, मोर राइट्स की डिमांड करनी चाहिए। आज के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ज़माने में शी वॉज लाइक अ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ बर्मा में हुआ, विच वॉज म्यांमार। देन शी मूव टू पुणे, शी स्टडीड इन मुंबई ऑल्सो, शी वेंट टू जर्मनी, लंदन, that is England, USA. So in this way she is a global anthropologist and she is renowned to be known as the first female anthropologist of India. She is no one other than Iravati Karve. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके करियर से। तो करियर स्टार्ट करने के पहले लेट्स टॉक अबाउट हर बर्थ थोड़ा सा, कि 1905 में उनका बर्थ होता है, बर्मा में उनका जन्म होता है और वहीं से पास होने वाली इरावती नदी के नाम पे उनका नाम पड़ता है। देन 1922 में वो पुणे जाती हैं, वहाँ पे मैट्रिकुलेशन उनका कंप्लीट होता है। 1926 में वो अपना बीए कंप्लीट करती हैं फिलॉसफी में फर्ग्यूसन कॉलेज से, और उसी साल उनकी शादी होती है। उसी के नेक्स्ट ईयर में वो अपना दक्षिणा फेलोशिप के लिए वर्क करती हैं और वो मिल जाता है उनको, जिसके थ्रू शी गेट्स टू वर्क विद जीएस घुरिये। इसलिए हमको देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जीएस घुरिये के वर्क, मतलब शी इज़ टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मेंटोर दैट इज़ जीएस घुरिये। और उनके नेतृत्व में वो जो हैं अपना थीसिस लिखती हैं मास्टर्स का चित्पवन ब्राह्मण के ऊपर, जिस फैमिली को वो बिलोंग करती हैं। उसके साथ ही फोकलोर ऑफ परशुराम, इन दो बातों के ऊपर वो अपना थीसिस कंप्लीट करती हैं। 1928 में मास्टर्स करने के बाद वो इमीडिएटली जर्मनी जाती हैं, वहाँ पे अपना पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ होता है। यहाँ तक इसके पहले तक वो सोशियोलॉजी एंड सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं। आफ्टर दैट शी मूव्स ऑन टू बर्लिन, दैट इज़ जर्मनी, एंड वहाँ पे उनके जो मेंटोर होते हैं जहाँ पे वो पीएचडी करती हैं ऑन द टॉपिक ऑफ हेरिडिटी एंड यूजेनिक्स। तो यूजीन फिशर नाम से उनके मेंटोर होते हैं वहाँ पर, जो ही इज़ नोन फॉर हिज रेशियल मिक्सिंग। इस कॉन्सेप्ट पे वो ज़्यादा स्टडी करते हैं। और यहाँ पर ऐसा किस्सा होता है कि वो बार बार कार्वे जी से कहते हैं कि स्कल की जो सिमेट्री है उसका कनेक्शन आप लें और उससे रेसिज्म को प्रूव करें। मतलब जो यूरोपियन रेसेस हैं, सुपीरियर रेसेस हैं, उनका स्कल की सिमेट्री एक अलग तरह से होती है, ये आप बताएं। तो लेकिन वो बहुत ही ब्लंटली अपना जो थीसिस होता है वो कंप्लीट करती हैं, सेइंग दैट नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ ह्यूमन स्कल एंड बोन्स, मतलब वो रेशियल थियोरी को निगलेक्ट करती हैं उस टाइम में, ठीक है। और ये जो यूजीन फिशर हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम किए होते हैं। यूजेनिक्स में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दिस इज़ द पर्सन हु इंश्योर्ड कि लार्ज स्केल स्टेरलाइजेशन हो रेशियली मिक्स्ड चिल्ड्रन का, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ना आए। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। देन वो कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा इंडिया आती हैं और उनके जो ससुर जी हैं जिनसे शादी होती है, कर्वे जी, डीडी कर्वे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़े होंगे। तो उनके एस्टैब्लिश दैट इज़ एसएनडीटी विमेन यूनिवर्सिटी, जो पहली यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करती हैं। देन शी मूव्स ऑन टू बिकम द फाउंडर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इन पुणे यूनिवर्सिटी। और 1993 में आते आते वहाँ का जो म्यूजियम है, इरावती कार्वे म्यूजियम के नाम से चेंज कर दिया जाता है, जिसके 3 गैलरीज बनाई जाती हैं, विच स्पीक्स अबाउट द एवोल्यूशन पार्ट, द ट्राइबल कल्चर एक्सेट्रा। तो पहली गैलरी है आपकी फुटप्रिंट गैलरी, जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में बताती हैं। वहाँ पर आपको फॉसिल्स एंड इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन मटीरियल कल्चर एंड आर्टिफैक्ट गैलरी में यू विल लाइक सी द टूल कल्चर्स, जो भी फिशिंग एंड हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड सेलिब्रेशन गैलरी में आप ट्राइबल फेस्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे उनके ड्रेसेस हो गए या उनके जो जिस भी तरह से वो कल्चर अपना डिपिक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में होता है। सो या दिस इज़ हाउ। एंड देन व्हाइल शी वाज इन सर्विस, वो प्रोफेसर की तरह भी काम करती हैं काफ़ी टाइम तक डेक्कन कॉलेज में। तो उस सारे फेज़ के दौरान ही, सर्विस के दौरान ही 1970 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा। अब अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो शी वॉज द
person who pioneered usage of Indology in the studying of Indian society. इसका मतलब है कि इंडिया के जो भी जितने भी कल्चर्स लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू स्टडी करना. जैसे उनका एक वर्क था युगांता, जिसमें उन्होंने संस्कृत एंड पाली का यूज़ किया अपने सारी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट शी पायनियर्ड फॉर. शी वाज आल्सो नोन टू बी द साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, क्योंकि वो इंटरनेशनली रिनाउंड थी और उन्होंने डाइवर्स इंडियन सोसाइटी को बहुत ही साइंटिफिकली स्टडी किया होता है. इसके अलावा शी वॉज सच अ रेवोल्यूशनरी वुमन दैट शी रिफ्यूज टू वेयर एनी काइंड ऑफ सिम्बल्स ऑफ मैरिड वुमन. वो अपना कोई भी सिंदूर विंदूर नहीं लगाती थी. मैं पिक्चर पोस्ट कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से रहती थी. एंड शी वॉज वेरी एंथुजियास्टिक टू स्टडी रिसर्च एंड ट्रैवल. वो बहुत मानती थी कि फील्ड वर्क करके ही स्टडी करना चाहिए. सो शी वॉज नोन. शी वॉज अ फील्ड वर्कर इन इन एन एज जहाँ पर मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करना पसंद करते थे. सो दैट इज समथिंग रेवोल्यूशनरी. एंड एडिशनली आप ये लिख सकते हैं कि इंडिजिनस एपिस्टेमोलॉजिकल टूल्स को वो यूज़ करके अपनी स्टडी कंडक्ट करना चाहती थी. अगर हम उनके मेन एरियाज़ की बात करें कि कौन से एरियाज़ को वो ज़्यादा स्टडी करती थी, तो पहला है रेशियल कॉम्पोजिशन, जो उन्होंने जर्मनी में सीखा था अपने PhD करते टाइम पे. देन उनका जो सबसे रिनाउंड वर्क है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जहाँ पे उन्होंने नदर्न एंड सदर्न किनशिप एंड फैमिलीज़ को कंपेयर किया है. हम वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे. देन शी ऑल्सो wanted to know or was curious to know about the origin of caste, and caste के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया है उन्होंने उन्हीं बुक्स में. एंड शी ऑल्सो wanted to do the sociological studies of rural and urban areas. So now we'll move on to her academic legacy. अब बात करते हैं उनके एकेडमिक लेगेसी की. सो स्टार्टिंग विथ हर मराठी वर्क, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मराठी में भी लिखा है. शी मेजरली रोट अ बुक कॉल्ड परिपूर्ति, गंगाजल एंड भोवरा. तो इनमें उन्होंने जो विमेन की काइंड हार्टेडनेस है इसके ऊपर लिखा है. इसके अलावा हिंदू समाजाची समाज रचना ये बुक उन्होंने लिखी है. संस्कृति म्हणजे काय, ये भी एक उनकी मराठी बुक है. युगांता वॉज एन रेवोल्यूशनरी बुक जो उन्होंने लिखी पहले मराठी में, विच गॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश ऑल्सो फर्दर, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला. तो उस बुक के बारे में भी हम आगे देखेंगे. बट मेजरली अगर हम बात करें तो मराठी और इंग्लिश मिला के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है. यहाँ पे उन्होंने लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को यूज़ किया है अलॉन्ग विद जोग्राफिक डिविजन्स, जिसके थ्रू उन्होंने सारी सोसाइटी को लैंग्वेज, कास्ट एंड जॉइंट फैमिली के बेसिस पे स्टडी करने के बारे में कहा है. इसी बुक में उन्होंने सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी इनके टॉपिक्स के ऊपर बात की है, जो हम कॉमर्स में पढ़ते हैं मितक्षरा एंड दया भागा सिस्टम. तो उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी इसी बुक में उन्होंने बात की है. सबसे मेजर जो उन्होंने स्टडी किया है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को, द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड द सदर्न किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से वेरिएशंस करते हैं, किस तरह से रूल्स ऑफ मैरिज चेंज हो जाते हैं, उन सारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में. तो सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया है इंडिया को 4 जोन्स में, दैट इज द नदर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन एंड द सदर्न जोन. राइट. तो इस तरह से 4 जोन्स में उन्होंने डिवाइड किया है. लेकिन मेजर जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नदर्न एंड सदर्न किनशिप में, तो सबसे पहले बात करते हैं नदर्न जोन में कौन सी लैंग्वेज प्रिविलेंट थी. तो नदर्न एंड सेंट्रल जोन में आपको देखने को मिलेगा इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस. मैं इसका एक जो मैप है वो भी अटैच कर दूंगी यहाँ पर, तो आपको देखने के लिए आसानी होगी. उसके बाद में जो ईस्टर्न जोन है वहाँ से हम ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस को लिंक कर सकते हैं. द सदर्न लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स आर द द्रविडन लैंग्वेजेस. तो जो नदर्न जोन है आपका पंजाबी, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस, एंड द सेंट्रल जोन विच इंक्लूड्स द राजस्थानी, गुजराती, उड़िया, ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में. अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव कंपैरिजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ जोन की, तो सबसे पहले इंसेस्ट टैबू के बारे में हम देखते हैं कि इंसेस्ट टैबू इज मोर प्रिविलेंट इन द नॉर्थ जोन. एंड सबसे जो सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन है इट इज़ अबाउट कि जो विमेन एक्सचेंज है वो कैसे होता है. तो सदर्न फैमिलीज़ में क्रॉस कजन मैरिजेस आर प्रमोटेड. ठीक है, ममेरे फुफेरे भाइयों से भी आप शादी कर सकते हैं. और उस द मैरिज वाइज सर्विस, ये सारी जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हैं. दैट मीन्स यू आर गेटिंग द विमेन इन मैरिज जिससे आप पहले से फैमिलियर होते हैं. लेकिन जो नॉर्थ साइड मैरिजेस होती हैं उसमें आप ऐसी विमेन को घर लाते हैं जो आपसे अनरिलेटेड होती है एक तरह से. ठीक है, तो और यहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. कास्ट एंडोगमी, सब कास्ट एंडोगमी के बारे में भी उन्होंने बताया है. विलेज एक्सोगमी, अनुलोमा
मैरिजेस, किनशिप बिहेवियर के बारे में भी उन्होंने इस बुक में अपने बताया है। तो इन सारे टॉपिक्स पे जब आप लिखें किनशिप के ऊपर, तब आप इन सारी चीज़ों को इरावती कर्वे के वर्क से जोड़ सकते हैं। तो दैट विल डू द वैल्यू एडिशन फॉर यू इफ नॉट अ क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन ऑन इरावती कर्वे डज नॉट कम एज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो ये मेजरली है, इसके और डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी सफिशिएंट अगर क्वेश्चन आता है, जैसे आई थिंक 2018 में या 19 में क्वेश्चन आया था। अच्छा, और एक बात कि उन्होंने किनशिप को इनसाइड द फैमिलीज भी माना है एंड आउटसाइड द फैमिलीज भी माना है। सो शी एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इन अ डाइवर्स वे। तो अगर हम बात करें, उन्होंने जिन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, दैट इज लिंग्विस्टिक रीजन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक रीजन जो है वो बहुत ही होमोजेनस होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है। जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आपको नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन में मिलेंगी और साउथ जोन में आपको द्रविडियन लैंग्वेजेस मिलेंगी। लेकिन महाराष्ट्र जो ऐसा रीजन है जिसमें लैंग्वेज तो संस्कृतिक है, ठीक है, लेकिन उनका जो किनशिप पैटर्न है वो सदर्न से बिलोंग करता है ज़्यादातर। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने बोला है, शी मेड रेफरेंस टू एंडोगमी फीचर ऑफ कास्ट। She also spoke about the hereditary occupation of caste and she also spoke कि जो कास्ट है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में अपना अस्तित्व जमा के रखती है, दैट इज समथिंग। एंड शी डिफाइंड कास्ट एज एन एक्सटेंडेड किन ग्रुप, सो एवरीथिंग शी इज रिलेटिंग इट विद किनशिप। देन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जॉइंट फैमिली को वो कहते हैं कि जो वन रूफ में रहते हैं, एक ही किचन का खाना खाते हैं, ठीक है, और कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, वो एक जॉइंट फैमिली कहलाती है। और उनको उन्होंने काफ़ी इंटीग्रेटेड वे में अग्रेरियन बैकग्राउंड से। हम बात करते हैं उनकी नेक्स्ट बुक विच इज़ युगांता, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1968 में। तो सबसे पहले उन्होंने जो मेजर रेवोल्यूशनरी थिंग इसमें की है कि उन्होंने अपने इंडोलॉजिकल मेथड को यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। उन्होंने संस्कृत और पाली का यूज़ करके हिंदू इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया है। उसके अलावा इनका फेमिनिज्म जो है बहुत ही हाईलाइट होता है इनके, जिस तरह से उन्होंने महाभारत के कैरेक्टर्स को इसमें एनालाइज किया है। तो सबसे मेजर जो चीज़ इन्होंने यहाँ पर की है कि महाभारत के जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही ह्यूमन वे में देखा और उनकी गलतियों को भी बताया। बहुत ही फेमिनिस्ट अप्रोच को इस वर्क में उनका देखने को मिलता है हमें। एंड उसके साथ ही वो बताती हैं कि किस तरह से वुमेन का पोजीशन जो है सेकेंडरी एक तरह से उस सोसाइटी में पाया गया था। इसके अलावा वो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ एंशिएंट इंडिया को भी मैप करती हैं इस वर्क के थ्रू। नेक्स्ट जो वर्क है इट इज़ ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी। तो यहाँ पर वो विलेज के जितने भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करके किस तरह से विलेज फंक्शनिंग हो रहा है उसके बारे में वो बताती हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन करती हैं यहाँ पर। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से कास्ट इज डिफाइनिंग द स्टेटस इन द विलेज सिस्टम, उन एस्पेक्ट्स के बारे में वो बात करती हैं इसमें। और ये वर्क उनका अकेला का नहीं था, शी एंड दैट इज कर्वे जी एंड दमले, मिस्टर दमले, तो उन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट उनकी इंपॉर्टेंट बुक है द सोशल डायनामिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो इसको आप फोक अर्बन क्वांटिनोम में लिख सकते हैं कि किस तरह से सिमिलैरिटीज़ होती हैं फोक एंड अर्बन, दैट इज़ विलेज एंड योर अर्बन एरियाज में। तो उसके उन डायनामिक्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। और द एरिया ऑफ स्टडी वॉज फल्तान, दैट इज फल्तान टाउन, दैट इज इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट। तो दिस वॉज ऑन बिहाफ ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम कमिटी ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो एक तरह से ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी, जब आप उसके केस स्टडीज लिखें तो वहाँ पर भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो व्हेन यू स्टडी द डायनामिक्स ऑफ विलेज इन सच अ मैनर, तो आपका सोशल प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से होता है। इसी तरह एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आप और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं उनकी बुक लैंड एंड पीपल ऑफ महाराष्ट्र, जो 1968 में उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने कास्ट की अंडरस्टैंडिंग की महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, तो वो एक एडेड एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में। इन एडिशन टू दैट उन्होंने काफ़ी सर्वेस कंडक्ट किए डैम अफेक्टेड पीपल के ऊपर एंड ट्राइबल मार्केट्स के ऊपर, जिसको स्टडी करके बहुत ही जो है इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दिखा सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आपको कर्वे जी को फेमिनिस्ट की तरह दिखाना है तो शी स्पोक फॉर वुमेन राइट्स। तो पहले ही इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि शी सेज कि विमेन को इक्वल नहीं मोर राइट्स की डिमांड करनी चाहिए। शी वॉज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर ऑफ फेमिनिस्ट पोएट्री। जिस तरह से उन्होंने अपनी बुक युगांता में कुंती के प्लाइट को दर्शाया है, कि जिस तरह से द्रौपदी को दर्शाया है, तो उन सारे एस्पेक्ट्स में भी हम फेमिनिस्ट उनका अप्रोच देखने को मिलता है हमें। शी वॉज अ
पर्सन हु कनेक्टेड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी इन सच अ वे कि बहुत यूनिफाइड वे में आप इंडियन सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी जेंडर बैरियर्स को तोड़ा है, जैसे बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, फील्ड वर्क किया है, उन्होंने 2 व्हीलर चलाया है 1920s में। इन सारे बुक्स के अलावा उन्होंने काफ़ी 2-4 और बुक्स लिखी हैं, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, व्हील्स ऑफ वेस्ट खानदेश, द पंढरपुर यात्रा जहाँ पे उन्होंने बहुत ही एग्जॉस्टिवली फील्ड वर्क किया होता है, द इंडियन विलेज एंड शी कंपेयर्ड द सोसाइटी विद अ क्विल्ट। जिस तरह से धागे जोड़ के एक क्विल्ट तैयार होता है, उसी तरह से अलग अलग कल्चर्स के मिलने पर ही एक सोसाइटी तैयार होती है। तो इस तरह से उनका कंपैरिजन हुआ करता था। एंड हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, जो सबसे पहले मैंने बुक का नाम लिया, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है कि प्री आर्यन एग्जिस्टेंस है कास्ट सिस्टम का हमारे हिंदू सोसाइटी में, तो इस चीज़ को उन्होंने एम्फसाइज करके। लेकिन अब चाहे कोई कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन क्रिटिसाइज तो कोई ना कोई करेगा। सो इसी तरह से उनका भी क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। तो बिकॉज शी बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, तो काफ़ी लोग उनको कहते थे कि उनके जो वर्क है उसमें ब्राह्मण एरोगेंस दिखता है, बिकॉज शी यूज्ड टू कंसिडर कि ब्राह्मण्स जो हैं उसी तरह का इलीट वे ऑफ लाइफ सारे जो कास्ट कम्युनिटीज़ हैं उनका हुआ करता है। तो इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया गया। ऑल्सो उनका जो वर्क है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि एक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए लिंग्विस्टिक, कास्ट एंड जॉइंट फैमिली का डायमेंशन अगर आप इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करते हैं तो इंडियन सोसाइटी को बेटर स्टडी कर पाते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज ऐसे कर रहे हैं कि 2 सिमिलर लैंग्वेजेस के पास सिमिलर किनशिप पैटर्न नहीं देखने को मिलता, जैसे महाराष्ट्र का उन्होंने खुद ही एक्सेप्शन बताया है। उसी तरह से 2 कास्ट के लोग एक तरह का बिहेवियर नहीं हमको देखने को मिलता है उनमें, और ना 2 फैमिलीज जो हैं एग्जैक्टली सेम होती हैं। तो किस बेसिस पे आप जो हैं इस तरह का क्लेम कर रहे हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बुक में, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेड, तो उसके ऊपर भी फिर जो उन्होंने बात की है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी उनको क्रिटिसिज्म देखने को मिला। लेकिन जैसे हम हर आंसर में लिखते हैं, इवन इफ वी क्रिटिसाइज देन वी इन द कंक्लूजन वी बैलेंस इट आउट, तो वी कैन कोट दिस। नंदिनी सुंदर जो हैं उन्होंने इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो इन्फ्लुएंस था, एक तरह से आइडियोलॉजिकल जो ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस था वो घुरिये जी से उनको मिला। एथनोलॉजिकल ट्रेडिशन जो है उन्होंने जो सर्वेस किए उससे उनको मिला। एंड जो सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च एंड आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के टुवर्ड्स वो मूव हुई, तो वो अपने जर्मन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो उन्होंने वहाँ पर PhD की, तो वहाँ से उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो दिस वे यू कैन वेरी नाइसली कंक्लूड। तो हर डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से उनकी मेथोडोलॉजी, मेन एरियाज। तो इसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं क्विकली रिकैप यहाँ पर शो कर दूंगी, तो आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करके इरावती कर्वे के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। अदरवाइज जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें देखे हैं और जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को आप आपके इंडिविजुअल आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एंड इसी तरह से नेक्स्ट आप चाहें तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है चाहिए नेक्स्ट। एंड अदरवाइज देन मैं तो कंटिन्यू करूँगी ही। अगर आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस करने चाहिए, सजेशंस भी दीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।